हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक लड़की है जिनका नाम है एन फ्रैंक, उसके विषय में पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसा इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मतलब एन फ्रैंक की डायरी से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि एन फ्रैंक जो डायरी लिखी है उसमें से कुछ अंश, कुछ भाग इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार एन फ्रैंक के जन्मदिन पे उसके पिता उन्हें एक डायरी गिफ्ट करते हैं, ठीक है। और एन फ्रैंक जो थी, उनके तो कहने के लिए वैसे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन एन फ्रैंक को लगता था कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, मतलब सच्चा कोई दोस्त नहीं है जिससे दिल की बात हम लोग शेयर कर सके, ठीक है। तो एन फ्रैंक क्या करती हैं कि वो उस डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लेती है। और वो सोचती है कि मुझे जो भी बात जैसे हम लोग ट्रू फ्रेंड से करते हैं तो मैं सारी बात इसमें लिखा करूँगी। तो अभी जो चैप्टर हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग इस उन्हीं के डायरी से लिया गया कुछ अंश देखेंगे, ठीक है। और दुर्भाग्य से बहुत कम ही उम्र में एन फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु होने के बाद इनके द्वारा जो डायरी लिखी गई है, जिसका कुछ भाग हम लोग अभी देखने वाले हैं, उस डायरी को उसके पिता पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तब जाके यह बात दुनिया के सामने आती है। आइए हम लोग देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन फ्रैंक बताती है कि डायरी राइटिंग करना मतलब कुछ लिखना, खासकर मेरे जैसे के लिए काफ़ी स्ट्रेंज, अद्भुत एक्सपीरियंस है, अलग तरह का है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. अब यहाँ पे वो बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक लिखा नहीं है या ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, इसके वजह से ऐसा नहीं। मतलब मैं जो कि एक कम उम्र की लड़की हूँ, 16 साल की लड़की हूँ, तो कोई भी इतनी कम उम्र के लड़की के बारे में जो डायरी लिखा गया है या जो डायरी मैंने लिखा, कोई भी उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, यानी यहाँ तक कि मैं भी नहीं, ठीक है। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। खैर जाने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं होता है। आई फील लाइक राइटिंग, बस मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ माई चेस्ट कहने का मतलब हो रहा है जिससे दिल हल्का हो जाना। हम लोग कई सारी बातें अपने फ्रेंड से करते हैं, जैसे कि गर्ल्स भी बातें किया करती है कि देखो वो कैसे बोला, वो लड़का क्या कहा, मेरी सहेली देखो वो कैसे बोल दी मुझे, ऐसा बहुत तरह की बात, प्राइवेट बात। तो एन फ्रैंक जो थी वो बताई कि बस मुझे लिखना है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, इसकी मतलब लिखने की। इससे क्या होगा, ऑफ माई चेस्ट, मेरा जो दिल है वो हल्का हो जाएगा। जैसे हम लोग ट्रू फ्रेंड से कोई बात शेयर करते हैं तो वो ये बात डायरी में लिखेगी। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, और वो बताती है कि अगर हम लोग पेपर की बात करें तो लोगों से ज़्यादा पेशेंस इसमें होता है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो बस अभी बोले नहीं कि वो थोड़ा देर बाद गया दूसरे से कुछ बोल दिया। आगे, आई थाउट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब वो बताती हैं कि उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुआ करती थी, मैं थोड़ा तनाव में थी। was sitting at home, और घर पे बैठी थी, with my chin in my hands, और ठोडी के नीचे हाथ रखी हुई थी, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं वैसे। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं काफ़ी बोर्ड भी फील कर रही थी, एंड लिस्टलेस मतलब लग रहा था कि मुझ में कोई एनर्जी ही नहीं रह गया है। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच में पड़ी थी कि यहाँ बैठूँ या फिर बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग कहने का मतलब होता है सोचना। तो एन फ्रैंक बताती है यहाँ पे, मैं जहाँ पहले बैठी थी वहीं बैठी रही और कुछ सोचने लगी। क्या, आगे देखते हैं। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, वो बताती है कि हाँ, पेपर के पास, यानी कोई भी पेपर में जो हम लोग कुछ लिखते हैं उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टीव बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। अब यहाँ पे स्टीव बैक्ड एक वर्ड आ रहा है, आप लोग देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी डायरी होती है तो डायरी के ऊपर का और मतलब सबसे आगे का भाग और पीछे का जो
ऊपर का वाला जो भाग होता है वो हार्ड होता है थोड़ा, या फिर पहले से भी उस वो कवर किया हुआ रहता है, तो उसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक बताती है कि हाँ, पेपर में जब पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है, और चूंकि ये जो डायरी है ये तो मेरी अब अपनी डायरी होने जा रही है, मतलब मैं इसमें लिखने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इसे कोई दूसरा पढ़े, है ना। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और हाँ, तब तक दूसरा लोग नहीं पढ़े जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए, ट्रू फ्रेंड ना मिल जाए। मतलब अगर ट्रू फ्रेंड मिलेगा तो मैं उससे डायरी पढ़वा लूँगी, कोई उससे दिक्कत नहीं है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, हाँ, और इससे मुझे कोई अंतर या कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ट्रू फ्रेंड है तो उससे शेयर करेंगे, तो जैसे पहले था मेरा बात वैसे बाद में भी रहेगा, वो किसी से इधर उधर कुछ कहेगा भी नहीं या कहेगी भी नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब वो बताती है कि चलो वो रहने दो, मैं बताती हूँ कि आखिर किस कारण से प्रॉम्प्टेड मी, किसके वजह से टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मुझे डायरी लिखना पड़ा, ठीक है। और क्या बात था, तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। आगे, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब वो बताती है कि चलो भाई, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बारे में कि ये जो 13-year-old गर्ल है ये दुनिया में पूरी तरह अकेली है, मतलब कोई नहीं है जो ये डायरी में लिखना सोच रही है। एंड आई एम नॉट, तो वो बताती है फ्रैंक कि ऐसा नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझसे काफ़ी प्रेम करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरी एक बहन भी है 16 साल की, ठीक है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और कुल मिला के 30 पीपल ऐसे हैं जिन्हें मैं, लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स है, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। फिर वो बताती है कि मेरे पास लगभग सब कुछ है, लेकिन ट्रू फ्रेंड ही बस नहीं है। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और वो बताती है कि हाँ, यदि मुझे कोई समय स्पेंड करना है अच्छे से, तो उसके लिए मैं फ्रेंड हैं, मैं गुड टाइम एक्सपेंड कर सकती हूँ, लेकिन आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मतलब मैं उनसे बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनसे जनरल बात कर सकती हूँ, नॉर्मल चिटचैट कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो ट्रू फ्रेंड वाला अगर कोई प्राइवेट बात है तो वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ उससे। आगे, मे बी, इससे ऊपर का लाइन है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और शायद ये भी हो सकता है कि मैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं होती हूँ, ये समस्या हो सकता है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और फिर वो बताती हूँ, हाँ, हो सकता है कि ये मेरी ही गलती होगी कि मैं किसी दूसरे से पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, उसे अपने प्राइवेट बात नहीं बताती हूँ, ठीक है। आगे, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब वो ये बताती, खैर जो भी हो, इन एनी केस कोई भी बात हो, अब मैं जैसी भी हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तो बदल नहीं सकती हूँ ना खुद को, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, और यही वो कारण था जिसके वजह से मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया कि वो डायरी लिखना क्यों शुरू किए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके, ठीक है। आगे, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं फ्रैंक, टू इनहेंस द, अब देखो उनके दिमाग में एक, मतलब एक फ्रेंड का इमेजिनेशन चल रहा है, ट्रू फ्रेंड का, बहुत समय से वो जैसे लग रहा है कि वो इंतजार कर रही हैं जल्दी से वो फ्रेंड आ जाए, इस प्रकार का उनके माइंड में इमेजिनेशन चल रहा है ना। तो वो वही बताती है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स। अब वो बताती है कि वही उनका जो फ्रेंड जो उनके दिमाग में चल रहा है, कि इमेजिनेशन के रूप में आ रहा है, वो उसको इमेज के रूप में वो बाहर लाने की कोशिश कर रही है, कैसे, डायरी के रूप में लिख करके। इसीलिए वो बताती है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, इसीलिए मैं दूसरे लोगों के तरह, द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि दूसरे लोग जैसे डायरी लिखते हैं, मैं, मुझे वैसा डायरी नहीं लिखना है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मुझे डायरी ऐसे लिखना है कि वो मेरा फ्रेंड है, उसमें कुछ रियलिटी होनी चाहिए। आई एम
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं उसका क्या नाम रखने जा रही हूँ, किट्टी। मतलब उन एन फ्रैंक ने डायरी का नाम किट्टी रखा। तो आप लोग ध्यान से इस पैराग्राफ को फिर से समझ लीजिए कि उनके दिमाग में जो इमेजिनेशन चल रहा था ट्रू फ्रेंड का, तो वो उसे बाहर निकालना चाह रही थी डायरी के माध्यम से। और वो ये भी बताती है कि मैं इस डायरी में वैसे नहीं लिखूंगी जैसे दूसरे लोग लिखा करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। चूंकि ये डायरी तो मेरा फ्रेंड होने जा रहा है, इसलिए मुझे इससे थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, किट्टी रखा है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लान राइट इन आर बेटर टू प्रोवाइड अ ब्राइट स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अब वो बताते हैं, चूंकि अगर डायरी में किटी के नाम से चर्चा हो या और भी दूसरा बात लिखा गया हो तो इससे लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझने मुश्किल होगा कि आखिर ये डायरी किसकी है ना। साधारण सी बात है कि आप लोग टीचर से कॉपी चेक करवाते हो, तो अगर आपके कॉपी में आगे आपका नाम वगैरह कुछ नहीं है तो उनको तो पता नहीं चल पाएगा, और अगर कोई दूसरा लोग को मिला तो और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि डायरी में तो किटी नाम से लिखा गया है तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आई बेटर प्रोवाइड अ ब्राइट स्केच ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए वो बताती हैं कि उनके जीवन पे, मतलब उनका जो जीवन है उसके विषय में भी, मतलब उनका क्या नाम है, पेरेंट्स क्या है, उनके बारे में एक एज लाइक आप जैसे रिज्यूम में डिटेल्स देते हो तो वही जैसे कि डायरी के आगे होता है, तो वही बताती कि मुझे वो लिखना पड़ा एज मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ऐसा करना थोड़ा अलग लग रहा था, खराब लग रहा था। मतलब यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही हैं कि अगर डायरी में आगे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा जाए तो दूसरे लोगों को समझने में परेशानी होगी, और एन फ्रैंक भी ऐसे ही चाहती थी कि कुछ ना लिखे, लेकिन उन्हें लिखना ही पड़ा आगे अपना इंट्रो के रूप में कि वो कौन है ना, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लिखा ही जाता है। माई फादर, वो लिखती हैं एन फ्रैंक डायरी में, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अडोरेबल कहने का मतलब प्यारे। वो बताती हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो काफ़ी प्यारे हैं। आई हैव एवर सीन, और शायद ही किसी के पिता ऐसे हो, या फिर मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। और वो बताती हैं कि वो तब तक शादी नहीं की जब तक मेरी माँ का उम्र 25 और मेरा उम्र 36 नहीं हुआ। मतलब उनके पिता की शादी जब हुई तो उनकी उम्र क्या थी, 36, और उनकी माँ की क्या उम्र थी, 25। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और मेरी बहन मार्गोट का जन्म कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 ईस्वी में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म यानी एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ, 12 जून 1929 ईस्वी को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और वो फ्रैंक में तब तक थी जब तक उनका उम्र 4 साल नहीं हुआ। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड कहने का मतलब होता है सही रूप से, अस्थायी रूप से बस जाना। तो उनके जो फादर थे वो कहाँ बस गए, हॉलैंड में 1933 ईस्वी में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, और मेरी माँ, उनका क्या नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड में गई। कब, सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और जबकि मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गोट वो कहाँ गई, आचेन में, किसके साथ रहने के लिए, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और फिर मार्गोट वहाँ से हॉलैंड कब गई, दिसंबर में गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और फिर मैं कब गई दिसंबर, मतलब मैं कब गई हॉलैंड, फेब्रुअरी में। मतलब दिसंबर में उसकी बहन गई और फेब्रुअरी में एन फ्रैंक गई। आगे, व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। अब क्या हुआ कि जब मार्गोट का बर्थडे आया, यानी उनकी बड़ी बहन का जब जन्मदिन मनाया गया, तो एन फ्रैंक बता रही हैं कि मुझे अपनी बहन का बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट्स के द्वारा बोला गया होगा कि देखो यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। कौन, इनकी छोटी बहन के बारे में, यानी एन फ्रैंक के बारे में। ये बात किसको कहा गया, मार्गोट को। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर वो बताती है एन फ्रैंक कि मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वो बताती है कि वहाँ गई तो कितनी साल की थी, 6 साल की, और स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म यानी पहले क्लास से शुरू हुआ उनकी पढ़ाई। इन द 6th फॉर्म, जब वो क्लास 6 में गई, माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। उनकी जो टीचर थी मिसेज क्यूप्रस, और वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस साल के अंत में, यानी उस साल का जो पढ़ाई था उसके अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल।
हम दोनों के आंखों में आंसू थे, मतलब एन फ्रैंक की आंखों में और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस क्यूप्रस थी उनकी आंखों में आंसू था। क्यों? क्योंकि फेयरवेल पार्टी हुआ था। और ये क्यों होता है आप लोग समझ लीजिए। जैसे कोई बच्चे हुए या फिर कोई टीचर बहुत समय से पढ़ा रहे हैं टीचर, या फिर कोई बच्चा अपने बचपन से पढ़ रहा है, क्लास 10th पास किया तो फेयरवेल पार्टी होता है, एक एज लाइक विदाई हो गया कि अब वो स्कूल में नहीं पढ़ने वाला है, अब तो इसका क्लास ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे लग रहा है कि शायद जो मिसेज क्यूप्रस थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो भी अब स्कूल से जा रही थी। तो ये फेयरवेल जो मोमेंट था, इसीलिए दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। और वो बताती हैं कि 1941 के समर में, गर्मी के समय, मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन भी हुआ, इसलिए जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो थोड़े हल्के में आराम से ही मनाया गया। कोई ज़्यादा शोर शराबा वगैरह नहीं, कोई डीजे, कोई पार्टी नहीं, है ना। अभी तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके, आगे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और ग्रैंडमा देखो आखिरकार बीमार थी और वो चल बसी, है ना। कब? 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। एन फ्रैंक बताती है कि किसी को पता नहीं चलेगा या चल पाया कि मैं आखिर दादी माँ से कितना प्रेम करती थी, और ऐसे सभी लोग लगभग करते ही। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब यहाँ पे एन फ्रैंक बताती है कि इसके बाद जो मेरा बर्थडे आया 1942 में, वो अच्छे से मनाया गया, और जैसे दादी माँ मेरे लिए भी कैंडल जलाती थी तो मैंने भी ठीक उसी प्रकार से कैंडल जलाया दादी माँ के लिए। आगे, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस कहने का मतलब, और वो सभी एक फैमिली के रूप में थे, मतलब एन फ्रैंक, मार्गरेट, उसके मम्मी पापा, ये फोर, ठीक है, मतलब ये चारों, इनका लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रहा था, एकदम बढ़िया से स्मूथली चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब देखो वो बता रहे हैं कि हम लोग का लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रहा था, और ये बोलने के बाद, ये लिखने के बाद एन फ्रैंक ठीक प्रेजेंट में आ जाती है, मतलब जब वो डायरी लिख रही थी ठीक प्रेजेंट में आ जाती हैं। और वो डेट कौन सा होता है? 20 जून 1942 को, जब वो अकेला अपना डायरी लिख रही थी। आगे हम लोग देखते हैं, और वो क्या लिखती है डायरी में आगे? डियरेस्ट किटी, जैसा कि उनका डायरी का नाम वो खुद रखी है। आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है थोड़ा नर्वस हो जाना, चिंता में पड़े रहना कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, आखिर क्यों ऐसा सब सोच रहे हैं। द रीजन ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और उनकी चिंता का कारण ये था कि अभी टीचर्स लोग में एक मीटिंग चल रहा था कि कौन से बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भेजना है, प्रमोट करना है, और कौन से बच्चे को ठीक उसी क्लास में छोड़ देना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, मतलब क्लास के आधे से जो ज़्यादा बच्चे थे वो बेट्स लगा रहे थे। आखिर बेट्स कैसा रहा होगा कि जैसे बच्चे भी लगाते हैं कि देखना तुम रवि, मैं पास हो जाऊंगा, है ना। और दूसरे बच्चे भी, जैसे तनीषा लगाएगी, तनीषा प्रकाश की, हाँ नहीं मैं पास हो जाऊंगी, देखना मेरा ज़्यादा मार्क्स आएगा। फिर स्नेहा भी बोलेगी कि नहीं मेरा ज़्यादा आएगा। फिर आदित्य बोलेगा कि नहीं मेरा भी ज़्यादा आएगा। फिर कुछ बोले नहीं उसका मार्क्स खराब आएगा। ऐसा करके मतलब जो बेट होता है, बच्चे लोग बेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आधा से ज़्यादा क्लास के जो बच्चे हैं वो बेट्स लगा रहे हैं, यानी चैलेंज सर। जीएन एंड आई, जीएन मतलब एन फ्रैंक की किसी फ्रेंड का नाम है जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet। और जीएन और मैं, यानी एन फ्रैंक जो बता रहे हैं कि मैं दोनों हंस पड़ी। किस वजह से? मतलब पीछे जो बॉयज बैठे हुए हैं उनके बेवकूफ़ाना हरकत से। कौन बॉयज? सीएन और जैक्स, जो कि अपने हॉलीडे में जितना भी पैसा सेविंग किए हुए थे वो सब पैसा वो शर्त में लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब दिन भर के क्लास में, मतलब दिन भर जब तक स्कूल में रहे। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। मतलब वहाँ पे बात चल रहा है कि हाँ नहीं तुम पास हो जाओगे, पता नहीं मैं होंगी कि नहीं, या चलो तुम पास हो जाओगे, पता नहीं मैं, ऐसा करके बात चल रहा था। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और यहाँ पे एक और फ्रेंड है उनके जीएस, यहाँ पे नाम बताया जा रहा है जीएस, इनका फ्रेंड एन फ्रैंक का। वो बता रहे, फिर एन फ्रैंक जीएस से बोलते कि ऐसा मत बोलो कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और मैं शांत ना हो पाऊँ। फिर
इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज, यदि तुम मुझसे पूछती हो कि पास होंगी, मतलब ये सब बात के वजह से एन फ्रैंक जी इसको बताती कि ऐसा मत पूछो मुझसे जिससे गुस्सा आ जाए। यदि तुम सच में मुझसे पूछते हो देयर आर सो मेनी डमीज, मतलब डमीज कहने का मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कमजोर हैं, जो फेल हो सकते हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो बताते यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं ठीक है चलो बताती हूँ। अ क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब इस क्लास के जो क्वार्टर स्टूडेंट मतलब 25% एज लाइक मान लो कि वो सभी डमीज है, वो सब तो फेल हो जाएंगे, मतलब मार्क्स अच्छा नहीं आएगा या पीछे के क्लास में रह जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलती है एन फ्रैंक, लेकिन भाई टीचर की बात, टीचर तो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, मतलब वैसे प्राणी है कि पता नहीं कब क्या क्या कर दे, मतलब उनको अनप्रिडिक्ट मतलब अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कि वो टीचर कब क्या कर देंगे, मतलब किसको अंदर ले लेंगे, किसको बाहर कर देंगे, किसको कितना मार्क्स देंगे। ठीक है, ऐसा कौन सोच रही है एन फ्रैंक। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सब कुछ आपके क्वालिटी के अनुसार सही करते हैं। आगे, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स का मतलब वो मत समझ जाना जैसा कि बॉयज़ लोग का गर्लफ्रेंड्स होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड्स यानी जो एन फ्रैंक थी वो गर्ल थी, उनके जो फ्रेंड्स है वो गर्लफ्रेंड्स उनके हुए। ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, वो बता रहे हैं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड्स यानी मेरे जो मित्र थे उसके विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ, एंड माई सेल्फ और खुद के विषय में भी नहीं। वी विल मेक इट, मतलब हम लोग इसे कर ही लेंगे भाई, एकदम पास हो ही जाएंगे। ठीक ना। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। अब वो बताती हैं कि बस एक ही विषय है जो लटक जाएगा मुझे लग रहा है भाई, क्या, तो मैथ्स। एनीवे खैर छोड़ो, जाने दो। ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हम लोग क्या कर सकते, बस वेट ही कर सकते। चलो वेट करो, आखिर कब रिजल्ट आएगा, कब चंद्रकांत सर आएंगे, कब रिजल्ट बताएंगे, पता नहीं। आगे, अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट। अब एन फ्रैंक बता रही है कि तब तक हमें रुकना है, मतलब थोड़ा सब्र रखना है। लॉस हर्ट मतलब अपना आपा नहीं खोना है, हमें सब्र बना के रखना है कि रिजल्ट ठीक ही आएगा। चलो आगे, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। अब यहाँ पे एन फ्रैंक बताती हैं कि मेरे जितने भी टीचर हैं स्कूल में वो सभी के साथ मेरा रिलेशन तो काफ़ी बढ़िया है। देर आर 9 ऑफ देम, और कितने हैं 9, 7 मेन, उसमें से 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। अब मैथ के जो टीचर हैं उनका क्या नाम है, मिस्टर किसिंग। और वो फॉगी मतलब कहने का मतलब पुराने ज़माने के ख्यालात की तरह दिखते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे बोलते हैं, है ना। देखो नाम तो उनका काफ़ी मॉडर्न लग रहा है लेकिन नेचर काफ़ी ओल्ड लग रहा है ना। आगे देखते हैं। वॉज अनोइड विथ मी फॉर इट्स बिकॉज आई टॉक्ट सो मच। और वो मुझसे थोड़े नाराज रहते थे, क्यों, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और जब मैं बात करती थी तो उन्होंने कई बार मुझे वार्न भी किया, चेतावनी भी दी। सर मतलब वो मिस्टर किसिंग जो है टीचर, वो चेतावनी भी दी है लेकिन कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पनिशमेंट एज लाइक पनिशमेंट हो गया, एक्स्ट्रा होमवर्क मिला एन फ्रैंक को। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। मतलब क्या एक्स्ट्रा होमवर्क मिला, एसे लिखने के लिए, किस पे, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, मतलब जो दिन भर चप्पर चप्पर बात करते रहता है ना, जब मौका मिले कि बस शुरू है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। अब यहाँ एन फ्रैंक सोचती है चैटर बॉक्स, अरे यार चैटर बॉक्स क्या होता है, क्या मैं इस पर लिखूंगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल, खैर वो कहेगी ठीक है बाद में मैं इसे देखूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब वो बस उसे लिख ली, अपने बैग में डाल करके भी छोड़ दी कि जब होगा तब का तब देखा जाएगा। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। अब इवनिंग में वो जब घर पे अपना बाकी होमवर्क सभी बना रहे थे, जब सब होमवर्क बन गया तो उनका नजर पड़ गया उसी एसे पे, किस पे, यानी चैटर बॉक्स पे। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। जैसा हम लोग सोचते हैं तो अपना पेन का जो ऊपर वाला भाग होता है मुंह में डाल के जरा सोचने लग जाते हैं, हाँ A+B का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ भाई, ये चंद्रकांत सर क्या बताएं इसका क्वेश्चन का आंसर, बहुत तरह का सोचने लगता है अपने टीचर के बारे में या किसके बारे में, क्या आखिर इसका क्या होने वाला है। तो वो भी एन फ्रैंक भी सोच रही थी, मतलब मुंह में पेन डाल के वो सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब देखो एन फ्रैंक कितनी मतलब चालाक, एज लाइक समझो आप ब्रिलियंट हैं। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती थी कि इसमें बड़ा बड़ा लेटर लिख देती और
लेटर के बीच में है ना स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, उसके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा बड़ा देके जल्दी से इसको लिख करके ख़त्म कर देती और उन्हें मैं दिखा देती। लेकिन एन फ्रैंक सोचती है, क्योंकि वो तो बात करते हुए पकड़ी गई थी, है ना, क्लास में बात करते हुए पकड़ी गई थी, तो वो सोचती हैं कि मुझे तो भाई वैसा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो मेरे हैबिट को सपोर्ट करेगा, मतलब प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे ये पता चलेगा कि नहीं बात करना भी ज़रूरी है ना। मतलब वो सोच रही हैं कि आई एम द बेस्ट, वैसा कुछ आइडिया देना है। आई थाउट एंड सडनली, 2 बार आई थाउट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। अब वो बता रही कि मैं सोची और सोची और अचानक से मुझे क्या आया, एक आइडिया आ गया, है ना। वो व्हाट एन आइडिया सर जी जैसा ऐड देता है वैसे एकाएक उन्हें आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। वो सोच रहे हैं कि मैं लिखूं, 3 पेज लिखूं और इसमें ऐसा चीज लिखूं जिससे जो मिस्टर किसिंग है वो सेटिस्फाइड हो जाए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो क्या लिखी एन फ्रैंक कि जो बात करना है, टॉकिंग जो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, ऐसा लाइक समझो तो अधिकार है भाई। विद्यार्थी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब बात करके भी समझा जा सकता है, केवल पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसा उनके कहने का मतलब। और हाँ ये भी बात है, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन बातचीत को कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर बात करना चाहिए। ये सब बात एन फ्रैंक ही बोल रही है ना। आगे देखते हैं। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if not more and that there's not much you can do about inherited traits। अब देखो inherited एक वर्ड आया है, मतलब वैसे क्वालिटीज जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो अभी हम लोग पीछे क्या देखें कि एन फ्रैंक क्या लिखी वो डायरी, वो क्या कहते हैं टीचर जो ऐसे दिए थे लिखने के लिए चैटर बॉक्स पे कि हम स्टूडेंट्स के भी तो वो राइट्स है बात करना, ऐसा नहीं कि दिन भर लोग पढ़ते ही हैं, बातचीत भी करते हैं समझने के लिए। हाँ ये बात है कि हमें थोड़ा कंट्रोल में इसे रखना चाहिए। आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, और इस हैबिट को मैं इसलिए भी क्योर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये तो मेरी माँ से मुझे मिला है ना। माई मदर टॉक एज मच आई डिड, मैं जितना बात करती हूँ सब मेरी माँ से मुझे मिला है। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है मतलब जो मेरी माँ से मुझे ये जो क्वालिटी मिला है इसे आप कैसे दूर कर सकते, तो इससे तो हम लोग दूर नहीं कर सकते है ना। तो देखिए आप लोग एन फ्रैंक कितना मतलब बेहतर तरीके से अपने बात को एक्सप्लेन किए और अपने बात को आखिरकार एज लाइक जो वो स्टेटमेंट दिए, जो वो कमिटमेंट दिए टीचर जो ऐसे लिखे थे, कितना सुंदर वो दिए ताकि टीचर भी उनकी बात से एग्री कर ले। आगे देखते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। हाँ सिंपल बात है भाई, मैं भी अगर आप ऐसे लिखते तो मैं भी खुश होता। ठीक उसी प्रकार से मिस्टर किसिंग भी जब उसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़े तो वो भी हंसने लगे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे। अब देखो अभी तक इनकी आदत गई नहीं थी बात करने की, ये तो बस ऐसे लिख के दे दी थी और फिर से ये बात करना क्लास में शुरू कर दी। तो मिस्टर किसिंग भी छोड़ने वाले थे नहीं, वो भाई ऐसे छोड़ देते, मैथ के टीचर थे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो उन्होंने सेकेंड एसे इनको लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब देखो यहाँ पे इनकॉरिजिबल का मतलब क्या हो रहा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्ट, मतलब वो जो सही नहीं होता है। अब टीचर पहला टॉपिक दिए थे चैटर बॉक्स, अब उसमें ऐड कर दिए इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जो वैसा चैटर बॉक्स जो सही नहीं है। अब टीचर ऐसा टॉपिक इसलिए दिए क्योंकि टीचर पीछे वाले टॉपिक में वो क्या आर्ग्यूमेंट की थी वो तो वो देखे ही थे, इसलिए टीचर एक इसको थोड़ा सा अलग टॉपिक दिया कि इस बार वो कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स ना लिखे जो उसके आंसर को सपोर्ट करे। आगे आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for taking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब देखो जब वो दूसरा एसे लिखने के लिए दिए इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे, तो एन फ्रैंक उस पर भी लिख के उसे दे दी, लेकिन फिर भी उनकी बात करने की आदत गई नहीं। तो अब टीचर बोले भाई बस एनफ, बहुत हो गया। अब वो फिर से उसे पनिशमेंट दिए, क्या, अब किस चीज़ पे लिखने के लिए से क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, अब वो इस पे लिखने के लिए दे दिए। टीचर भी मतलब सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे एन फ्रैंक क्या अब यहाँ पे रिप्लाई करती है, क्या आर्ग्यूमेंट देती है। द क्लास वर्ड, अब ये जो टॉपिक हुआ जो टीचर दिए उसको देखिए यहाँ पे जैसा सीन दिख रहा है, बाकी जो बच्चे सब हंस रहे हैं,
मतलब थर्ड जो एस्से लिखने को मिला किनको, एन फ्रैंक को, वो टॉपिक क्या था आपका, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आई हैड टू लाफ टू, और एन फ्रैंक बता रहे हैं कि भाई दूसरे बच्चे भी हंसे और मुझे भी हंसी आ गया, है ना। आप लोग भी हंस रहे होंगे शायद। आई थॉट आई नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sen, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब वो एन फ्रैंक जो थी अब सोची कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग लिखना पड़ेगा कि ताकि टीचर फिर से ऐसा कोई काम ना दे दे। वो सोची कुछ ओरिजिनल चाहिए मुझे। तो उनकी एक फ्रेंड थी सैन, वो बताती कि भाई अरे तुम चिंता मत करियो भाई, मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं बताऊंगी, वो वैसे वैसे लिख लेना। और एन फ्रैंक बताती है कि उनकी जो फ्रेंड है ये पोएट्री लिखने में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से उसको लिखने आता है। तो उसी से हेल्प ली कि मैं बता दूंगी कि क्या लिखना है। और इंडियन वर्स, यहाँ पे इंडियन वर्स कहने का मतलब होता है जैसे पोयम खत्म होता है, पोयम जैसे खत्म होता है, दोहा वगैरह जैसा स्टेटमेंट आपका होता है, दोहा वगैरह लाइन होता है, तो ये बता रहे हैं कि उसी तरीके से इसे खत्म भी करना है। आई जम्प फॉर जॉय, और एन फ्रैंक बताती है मैं खुशी से उछल पड़ी। क्यों? क्योंकि अब इनको तो इनकी जो फ्रेंड थी वो तो उनको हेल्प करने के लिए तैयार ही थी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रेडिक्यूलस सब्जेक्ट, बट I'd make sure the joke was on him. अब मिस्टर किसिंग जो है मैथ्स टीचर, वो अभी जो टॉपिक दिए लिखने के लिए उसके माध्यम से वो इसका मजाक उड़ाना सोच रहे थे किनका, एन फ्रैंक का। लेकिन एन फ्रैंक सोचे कि नहीं, वो मैं आप पे ही ला दूंगी, मतलब आप क्या मजाक उड़ाएंगे भाई, मैं कम नहीं हूँ। आगे, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। अब एन फ्रैंक बताती है कि मैंने वो जो पोएम था वो लिखना ख़त्म किया। पोएम मतलब वो जो टीचर पनिशमेंट के रूप में जो टॉपिक दिए थे, और ये अपने फ्रेंड की मदद से पोएम के रूप में उसे लिखी। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर, मतलब काफ़ी बढ़िया लिखा हुआ था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और यह किसके विषय में था, मदर डक के विषय में था। एंड द फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब इसमें वो लिखी कि मदर डक थी और एक फादर क्या थे, स्वान थे, और उनके 3 बच्चे थे, और वो तीनों बच्चों को वो जो फादर स्वान थे चोंच से क्वैक क्वैक करके वो मार डाले। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक। अब यहाँ पे देखो उस आखिर एन फ्रैंक के ऐसा लिखने का क्या मतलब था कि यहाँ पे वो जो फादर कौन है, वो टीचर है ना, कि जैसे यहाँ पे फादर क्वैक क्वैक करके उसके अपने चोंच से बच्चों को काट काट करके मार डाले, वैसे ही ये टीचर है और स्टूडेंट कौन हो गए समझ जाइए आप लोग। आगे देखते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। लेकिन भाग्य से क्या हुआ कि जो टीचर थे मिस्टर किसिंग जोक को सही तरीके में लिए। अगर गुस्से वाले हो, ज़्यादा गुस्सा अगर आ गया होता तो बड़ी पिटाई करते, वो एकदम चटनी बना देते मारते मारते। आगे, ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। अब उनको वो पोएम बहुत अच्छा लगा टीचर को, उन्होंने अपना भी कुछ कमेंट्स दिया और दूसरे बच्चों ने भी। सिंस देन I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. अब एन फ्रैंक बताती हैं कि उस दिन के बाद से भाई मुझे तो बात करने की इजाज़त भी मिल गई और आगे से एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं करना पड़ा, है ना। आगे, ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब देखो वो मतलब ऐसा पोयम लिखा हुआ था कि मिस्टर किसिंग जो पहले थोड़े गुस्से में एकदम खरूच जैसे दिखते थे, अब क्या हुआ कि वो भी जोक करने लग गए, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन अब समाप्त हो गया बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन इसमें बाकी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।